नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस में। और यहाँ इस चैनल को जब आप वाईएस राघव क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो ये चैनल आपको स्टडी पॉइंट के नाम से देखने को मिलेगा, जो जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है। और वहाँ जाकर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ जो आपके इस YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस पर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश में निकली हुई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी के लिए जो 8 सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, वो 8 का पूरा डेटा आपके सामने लेकर आ रहा हूं डे बाय डे क्लास के माध्यम से। तो जो भी व्यक्ति इसकी तैयारी करना चाहता है या जो भी व्यक्ति 8 का टीचर बनना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्लस यहाँ इन वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से सभी बुकों को मर्ज करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा गया जो सेक्शन है, उससे जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या उसका ब्रीफ डेटा है, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन फैक्ट्स के बेसिस पर मैं आपके सामने चीज़ों को लेकर आ रहा हूं। और जिससे तो आपके एग्जाम में अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं वीडियो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। अगर हम बात करें तो अब तक कला में मैं आपके सामने 2 वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कला में हमें क्या क्या पढ़ना है, दैट मीन्स कला का सिलेबस क्या है। तो कला के सिलेबस के बेसिस पर मैंने पूरा एक 40 मिनट का वीडियो आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और आप वहां जाकर कला में हमें क्या क्या पढ़ना है, कला में कौन कौन से टॉपिक हैं, किन किन टॉपिकों से इंपोर्टेंट है, वो सारी चीज आपके सामने आ चुकी है। दूसरी वीडियो में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक का नाम था कला का परिचय। और कला के परिचय में जो लगभग आधा घंटे की वीडियो थी, और उस आधा घंटे की वीडियो में हमने जो कला क्या होती है, कला की डेफिनेशन क्या है, ठीक, उसके बाद कला से संबंधित जो अलग अलग विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं, और उसके बाद अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि कला में जो कला का साहित्यिक स्वरूप रहा है, दैट मीन्स कि साहित्य में से कला में हमें क्या क्या मिला है, या कला से संबंधित साहित्य में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से जो विद्वानों ने कला से संबंधित चीजों को लिखा है, हम इसके बारे में आगे बात करने जा रहे हैं। बस 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट। तो चलिए, यहां आप देख रहे होंगे पीछे भी जो लिखा गया है, जिसमें मैंने कला का साहित्यिक स्वरूप, कला का परिचय हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, और उसमें हम कला के साहित्यिक स्वरूप में अष्टाध्यायी जो 5th BC में लिखा गया था पाणिनि द्वारा, जिनमें एक अध्याय था शिल्प, जिसको शिल्प अध्याय को कला से संबंधित उन्होंने बताया था। और उसमें कला को, जो शिल्प अध्याय, उसको 2 भागों में कला को बांटकर बताया था। और कला का एक भाग था कारुशिल्प, जिसको हम बोलते हैं उपयोगी कला, या जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट कला। मतलब जो मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित जो कला होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, कारुशिल्प। और दूसरा जो बताया गया था, उसके बारे में बताया गया था चारुशिल्प के बारे में। और चारुशिल्प में जो आपकी ललित कला होती हैं, उनको बोला गया था क्या, चारुशिल्प, या जिसको हम बोलते हैं कौन सी कला, सौंदर्य कला। तो मनोभावों की अभिव्यक्ति जो होती है, उसको हम बोलते हैं कौन सी शिल्प, चारुशिल्प। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम एक चीज यहां से समझिएगा कि कारुशिल्प को अगर यूरोपीय कला इतिहासकार जो बोलते हैं, वो किस नाम से जानते हैं, उदार कला से। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो ललित कला जो शब्द है, वो सबसे पहले कालिदास का एक ग्रंथ था, जिसको हम बोलते हैं रघुवंश। ठीक, तो रघुवंश ग्रंथ में, कालिदास के रघुवंश ग्रंथ में सबसे पहले ललित कला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए, अब यहां से हम बढ़ेंगे और बात करेंगे हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो साहित्य में कला से संबंधित क्या लिखा गया है, उसके बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, कला का स्वरूप, टॉपिक का नाम है कला का परिचय, और आज की तारीख है, जिस तारीख में हम पढ़ रहे हैं, तो 5 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर की जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उससे पहले कला का जो परिचय है, वो कला का मतलब विषय वस्तु क्या है, वो मैं अपलोड कर चुका हूं। और यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे हम जो भरत मुनि ने रसों के बारे में चीजों को बताया था, जिसमें हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र की। तो लिखिएगा,
नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो है वो कब लिखा गया? तो ये लिखा गया था कब? फर्स्ट बीसी में। कब लिखा गया? फर्स्ट बीसी में। लिखने वाले कौन थे? इनको लिखने वाले थे कौन? भरत मुनि। भरत मुनि। अब नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कला पर क्या प्रकाश डाला था या कला के बारे में क्या बताया? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों के बारे में किस ग्रंथ में बताया था, या अगर रसों की व्याख्या जिसने की है वो किसने की थी? वो की थी किसने? भरत मुनि ने। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें कि भरत मुनि ने किसके बारे में बताया था? रसों के बारे में। रसों की व्याख्या करने वाले जो साहित्यकार थे वो कौन थे? भरत मुनि। और उन्होंने किस ग्रंथ में रसों की व्याख्या की थी? तो वो की थी किसमें? नाट्यशास्त्र में। अब अगर बात करें कि रसों की व्याख्या तो की थी, लेकिन उन्होंने रसों की व्याख्या की थी, लेकिन हम जानते हैं हिंदी में जो कुल रस होते हैं वो कितने होते हैं? 9। और 9 ही उसके क्या होते हैं? भाव होते हैं। अब उन्होंने केवल कितने रसों के बारे में बताया था? 8 रसों के बारे में बताया था। और नोट करने वाली चीज ये है कि उन्होंने शांत रस को इसमें शामिल नहीं किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शामिल नहीं किया कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना था। तो आंसर क्या मिलता है? शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना था। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि यहां से भरत मुनि ने क्या बताया था कि अगर कहा जाए कि रसों से संबंधित कितने स्थायी भावों की बात की थी, तो देखिए अगर हम बात करें स्थायी भाव, तो भरत मुनि ने टोटल कितने स्थायी भावों की बात की थी? 49 स्थायी भावों की उन्होंने क्या की थी? बात की थी। कितने स्थायी भावों की? 49 स्थायी भावों की बात की थी। ठीक। अब इसमें क्या थे? तो इसमें थे 8 भाव थे। 8 ही क्या थे? स्वास्तिक भाव। स्वास्तिक भाव। और 8 ही उन्होंने क्या बताए थे? उन्होंने बताए थे 33 संचारी भाव। कितने संचारी भावों के बारे में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताया था? तो 33 संचारी भावों के बारे में बताया था। 8 स्थायी भावों के बारे में बताया था। जो टोटल भावों के बारे में बताया था, ये एक जो टोटल भाव थे वो थे 49, और 8 यहां थे उनके क्या? स्थायी भाव। इसको जरा करेक्ट कर लेना। 8 क्या थे? स्थायी भाव। 8 क्या थे? उनके स्वास्तिक भाव थे। और 33 क्या थे? उनके संचारी भाव थे। और टोटल मिलकर लगभग कुल कितने भावों के बारे में बताया था? 49 भावों के बारे में उन्होंने नाट्यशास्त्र में बताया था। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो टोटल 9 रस होते हैं, तो वो कौन सा व्यक्ति था या कौन सा विद्वान था जिन्होंने 9वें रस के बारे में बताया था? तो नोट करके ये भी लिखिएगा। 9 शांत रस के बारे में सबसे पहले अभिनव गुप्त ने बताया था। किसने बताया था? अभिनव गुप्त ने। ठीक। अगर यहां से एक क्वेश्चन ये पूछे कि रस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ध्यान दीजिएगा कि अभिनव गुप्त ने ही रस सिद्धांत प्रतिपादित किया।
किसने? अभिनव गुप्त ने। ठीक, और उन्होंने कहा था कि रस जो है वो 8 नहीं, टोटल कितने रस हैं? 9 रस हैं। 8 वो रस हैं जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताए हैं, और 9वां रस उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था शांत रस भी क्या है? एक रस है। और इन रसों के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो विद्वान थे, जो भी साहित्यकार थे, वो कौन थे? भरत मुनि। उन्होंने कब बताया था? फर्स्ट बीसी में। कब? जब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? नाट्य शास्त्र। और दूसरी चीज, इन्होंने जो रस बताया था, जो नाट्य शास्त्र में बताया था, वो कौन से अध्याय में बताया था? तो ये बताया था उन्होंने 7वें अध्याय में। किन से अध्याय में बताया था? 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में। तो ये तो बात हुई किसकी? भरत मुनि की। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या बताया था उसके बारे में हम बात करें तो ये सारी चीज निकल कर आती है। अब बात करते हैं अगले। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करने जा रहे हैं उस साहित्य की जिस साहित्य में हमें सबसे ज्यादा षडांग सिद्धांत के बारे में मालूम पड़ा। तो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? तो लिखिएगा कामसूत्र। कामसूत्र, ध्यान दीजिएगा, ये कामसूत्र जो है वो किसने लिखा था? तो नोट करिएगा। तो कामसूत्र लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कामसूत्र को लिखाया था किसने? वात्स्यायन ने। किसने लिखा था? ये वात्स्यायन ने। ठीक, वात्स्यायन ने किसके बारे में बताया था? कामसूत्र के बारे में बताया था। दूसरा, इन्होंने 3रे अध्याय के पहले अधिकरण में कला के 64 कलाओं का वर्णन किया है। कितनी कलाओं का वर्णन किया है? 64 कलाओं का वर्णन किया है। तो अगर कहा जाए कि वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ में कुल कितनी कलाओं के बारे में बताया गया है, तो टोटल बताया गया है कितनी कलाओं के बारे में? 64 कलाओं के बारे में। और उन 64 कलाओं के बारे में वात्स्यायन ने किस अध्याय में बताया था? 3रे अध्याय के किस अधिकरण में? प्रथम अधिकरण में। यहां से अगर हम बात करें तो इन्होंने चित्रकला को 4थे स्थान पर रखा था। चित्रकला को उन्होंने कौन से स्थान पर रखा था? 4थे स्थान पर रखा था। ठीक, और उन्होंने कहा था कि संगीत, वाद्य, नृत्य और चित्रकला। तो उन्होंने संगीत कला को सबसे मुख्य माना था, उसके बाद वाद्य कला, उसके बाद नृत्य कला, और उसके बाद क्या माना था? चित्रकला। आगे जाकर जब हम बात करेंगे किसके बारे में? हीगल के बारे में। तो हीगल ने क्या किया था कि संगीत कला और नृत्य कला को एक कर दिया था, और वहां से फिर उन्होंने ललित कला के बारे में 5 चीजें बताई थी। कौन सी? उसके सबसे पहले कौन सी? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, उसके बाद चित्रकला, और उसके बाद संगीत कला और नृत्य काव्य कला। ठीक, तो इसके बारे में उन्होंने किसने बताया था? हीगल ने। अब अगर आगे हम बात करें कि इन्होंने चित्रकला को क्या कहकर कहा था, तो इन्होंने चित्रकला को आलेख या आलेख्यम कहा था। इन्होंने क्या कहा था चित्रकला को? चित्रकला को उन्होंने आलेख नाम से या आलेख्यम नाम से क्या किया था? प्रस्तुत किया था। अब जैसे उसके बाद यहां से नोट करके लिखिएगा एक पॉइंट। अगर पूछा जाए कि 64 कलाओं का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा 64 कलाओं का
सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। तो 64 कलाओं का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। अब जैसे हमने कल पढ़ा था कि कला शब्द सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिला, तो कला शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो कला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। उसकी धातु क्या थी? कल धातु, जिसमें क का अर्थ क्या था? कामदेव, और ल का अर्थ क्या था? सौंदर्य, हर्ष या आनंद। और यहीं से एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि कला से हमें क्या प्राप्त होता है? तो रस की निष्पत्ति प्राप्त होती है। दूसरा, हमें कल जीवन का आनंद प्राप्त होता है। किससे? कला से। अब जैसे आगे बढ़े तो अगले अगर हम बात करें किसकी, अगले साहित्य की, तो लिखिएगा अगला साहित्य कौन सा? शुक्र नीति 4। शुक्र नीति 4। अब यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि शुक्र नीति सार जो ग्रंथ है उसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो लिखिएगा कि शुक्र नीति सार के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था या किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शुक्राचार्य। कौन है? शुक्राचार्य। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने भी कला की 64 कलाओं का वर्णन किया है। कितनी कला का वर्णन किया है इन्होंने? 64 कलाओं का वर्णन किया है। और इसमें 64 कलाओं में इन्होंने बताया है कि 23 जो कला है वो कैसी कला है? वो वैदिक कला है। कैसी कला है? वैदिक कला। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है लेकिन जिसमें 23 वैदिक कलाओं का 23 जो है वो वैदिक कला है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि शुक्राचार्य द्वारा लिखित शुक्र नीति सार। अब जैसे यहां से हम आगे बात करें तो अगला हमें जो देखने को मिलता है वो है कौन सा? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश। ध्यान दीजिएगा जो प्रबंध कोश ग्रंथ है इसमें 72 कलाओं का वर्णन किया गया है। कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? 72 कलाओं का। दूसरा, इसके जो लेखक हैं, लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, लिखिएगा आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर। कौन है इसके? आचार्य राजशेखर। दूसरा, ये जो प्रबंध कोश है यह एक जैन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? जैन ग्रंथ है। तो जो प्रबंध कोश अगर पूछा जाए कि प्रबंध कोश किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। लिखने वाले कौन है इसके? आचार्य राजशेखर। प्लस इसमें कला की में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में? तो ध्यान दीजिएगा इसमें 72 कलाओं का वर्णन किया गया है। देखिए यजुर्वेद में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? हमें 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें किस वात्स्यायनकृत कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? तो 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। किस कौन से अध्याय में? तृतीय अध्याय में। कौन से अधिकरण में? प्रथम अधिकरण में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा शुक्र नीति सार है उसमें हमें कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? उसमें भी हमें 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। जिसमें कितनी कलाएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा 23 जो हैं उसमें वैदिक कलाएं हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रबंध कोश ग्रंथ है जो एक जैन ग्रंथ है आचार्य राजशेखर द्वारा कृत है
उसमें टोटल कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है, कुल 72 कलाओं का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि क्षेमेंद्र द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है। देखिए यहां से आपकी चीजें क्या क्या कवर हो रही हैं कि प्रबंध कोश के जो लेखक है वो कौन है, आचार्य राजशेखर। जो शुक्ल नीति सार उसके लेखक कौन है, शुक्राचार्य। अगर कहा जाए कि जो आपका भरत मुनि द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था या नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र में क्या बताया गया था, रसों के बारे में। कितने रस, 8 रसों के बारे में। 9वें रस के बारे में किसने बताया था, तो ध्यान दीजिएगा 9वें रस के बारे में किसने बताया था, वो बताया था किसने, अभिनव गुप्त ने। और रस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो अभिनव गुप्त ने प्रतिपादित किया था। लेकिन अगर अभिनव गुप्त ऑप्शन में ना हो तो हम क्या लिख देंगे, भरत मुनि। उसके बाद अगर बात किया जाए कि अष्टाध्यायी किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। कौन सी बीसी में लिखा था, 5th BC में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान दीजिएगा अगला पार्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं दूसरा, कला विलास। कला विलास, जो कला विलास ग्रंथ है, इस कला विलास ग्रंथ में कला के बारे में क्या क्या बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कलाएं बताई गई हैं। जैसे कि कायस्थों की कुल कितनी कलाएं होती है, स्वर्णकारों की कुल कितनी कला होती है, भेषज कितनी कला होती है। ये किसके बारे में, कहाँ से मालूम पड़ता है, कला विलास से। दूसरा अगर कहा जाए कि जो चिकित्सक की कितनी कलाएं हैं या कुल कितनी सार कलाएं हैं, मतलब सार कलाएं कितनी हैं। तो अगर इन सभी चीजों के बारे में हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कला विलास में जो कुल कलाओं के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले इसके लेखक कौन है, तो कला विलास के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र। और इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था जिसको हम बोलते हैं बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी किसने लिखा था, वो भी किसने लिखा था, आपका क्षेमेंद्र द्वारा। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने कलाओं का अलग अलग वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इन्होंने 64 कलाएं किस किस की बताई हैं, 64 कलाएं बताई हैं इन्होंने किसकी की, जन उपयोगी तथा स्वर्णकार तथा वैश्यों की कला। मतलब जन उपयोगी कला, जन उपयोगी, स्वर्णकारों की, स्वर्णकार तथा वैश्यों की कुल कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें 32 कलाओं के बारे में, इन्होंने किसके बारे में बताया है, तो 32 कलाएं बताई है इन्होंने पुरुषार्थों की। 32 कलाएं हैं पुरुषार्थ। अगला अगर हम बात करें इन्होंने 100 कलाएं किसकी बताई है, तो 100 कला बताई है इन्होंने सार कला। ठीक, उसके बाद इन्होंने 16 कलाएं बताई है किसकी, कायस्थों की तथा लेखकों की। 16 कला कायस्थ व लेखक। ठीक, उसके बाद 10 इन्होंने कला बताई है किसकी, चिकित्सक तथा भेषज कला। दस क्या है, चिकित्सक तथा भेषज कला। तो यहाँ टोटल अगर बात करें तो कला विलास में हमें 64 कलाएं किसकी मिलती हैं, जनोपयोगी, स्वर्णकार तथा वैश्यों की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बताइए कला विलास ग्रंथ के अनुसार स्वर्ण कालों के लिए कुल कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, तो कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, 64 का। अगर पूछा जाए वैश्यों के लिए कुल कितना है, 64। जनोपयोगी कितनी कलाएं बताई गई हैं, 64 कलाएं। पुरुषार्थों के लिए कितनी कलाएं हैं, 32 कलाएं। सार कला कितनी बताई गई है, 100। 16 कला बताई गई है कायस्थ तथा लेखकों की। चिकित्सक तथा भेषज कला कितनी बताई गई है, 10। तो ये बात हुई किसकी, कला विलास की। अब उसके बाद एक मिनट आप इसको नोट करिए जब तक।
चलिए अगला बात करते हैं हम ललित कला। देखिए ललित कला क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ललित कला जो शब्द है वो सर्वप्रथम कहां देखने को मिला, तो ध्यान दीजिएगा ललित कला जो शब्द है वो सर्वप्रथम हमें रघुवंश ग्रंथ में देखने को मिला, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें हीगल की, तो हीगल ने ललित कला में हमें क्या क्या बताया है। तो हीगल द्वारा कुल कितनी ललित कलाएं बताई गई हैं, कुल 5 ललित कला बताई है। ठीक, कुल कितनी कलाएं बताई हैं, 5 ललित कला बताई हैं। अब उसके बाद इन 5 ललित कलाओं में इन्होंने इसको 2 वर्गों में डिवाइड किया था। पहली जो कला बताई थी, इन्होंने बताई थी रूप प्रधान कला। कौन सी कला बताई थी, रूप प्रधान कला। अब रूप प्रधान कला में उन्होंने किस किस को लिया, तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, उसके बाद दूसरी उन्होंने बताई थी कौन सी, एक तो होगी कौन सी, रूप प्रधान कला, और दूसरी बताई थी उन्होंने कौन सी कला, गतिशील कला या गति कला, गति कला या गतिशील कला। और इसमें उन्होंने 2 कलाओं को रखा था। पहला रखा था किसको, काव्य कला को, और दूसरा रखा था किसको, संगीत कला। ठीक, अब जैसे अगर हम बात करें कि ये जो उन्होंने वर्गीकरण किया है किसमें, रूप प्रधान कला या गति या गतिशील कला में, जो कला में ललित कला जो कितने प्रकार की बताई थी, 5 प्रकार की, उसमें 2 कैटेगरी डिवाइड की थी। पहली की थी रूप प्रधान कला और दूसरी की थी कौन सी, गति या गतिशील कला। उसमें अगर जो आपका ये जो वर्गीकरण हीगल ने किया है, इस वर्गीकरण को क्या बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस वर्गीकरण को बोला जाता है, वर्गीकरण को क्या बोला जाता है, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। इसको क्या बोला गया, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, जो हीगल ने ललित कलाओं का जो वर्गीकरण किया था रूप प्रधान कला और किसमें, गति या गतिशील कला में, उस वर्गीकरण को उन्होंने क्या नाम दिया था, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहां से, तो यहां से उन्होंने चीजें बताई थी, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने काव्य कला को सर्वोत्तम कला तथा वास्तुकला को निम्नतम कला, मतलब सबसे नीचे की कला बताया गया है। वास्तुकला को, वास्तु कहें या क्या कहें, स्थापत्य कला को
निम्न कला बताया है। उसके बाद इन्होंने दो तरीके से मूर्तियों को दो तरीके से डिवाइड किया था। मूर्ति का वर्गीकरण, इन्होंने दो तरीके से वर्गीकरण किया था। एक किया था कौन सी, इन्होंने किया था कौन सी, तराशी गई मूर्तियां, तराशी गई मूर्ति, और दूसरा उत्कीर्ण, उत्कीर्ण की गई मूर्ति। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। जो तराशी गई मूर्तियां हैं उनको चारों तरफ से देखा जा सकता है, स्वतंत्र रूप से। मतलब कैसे, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। और जो तराशी गई मूर्तियां हैं इसको स्वतंत्र रूप से चारों तरफ से देखा नहीं जा सकता। ठीक, जो चारों तरफ से देखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, तराशी गई मूर्तियां। और जो चारों तरफ से देखा नहीं जा सकता उसको हम बोलते हैं कौन सी, उत्कीर्ण की गई मूर्तियां। ये नीचे का भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से चारों तरफ से देखा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जा सकता मतलब जिनको हम चारों तरफ से देख सकते हैं वो कौन सी है, आपकी उत्कीर्ण तराशी गई मूर्तियां। जैसे कि एक स्वतंत्र मूर्ति हमने चारों तरफ से क्या हुआ, छैनी और हथौड़े से क्या कर दिया उसको, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया हमने, बना दिया, और उसको हम चारों तरफ से घूमकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे दीवार में हम क्या कर दें कि दीवार में हम मतलब उसको उत्कीर्ण कर दें, और उत्कीर्ण करने के बाद जो मूर्ति निकल के आई तो वो एक साइड या तीन साइड से देखी जा सकती है, जैसे पीछे से नहीं देखी जा सकती। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो उत्कीर्ण की गई मूर्तियां हैं उनको स्वतंत्र रूप से देखा नहीं जा सकता। तो ये है आपका किसका, ललित कला के बारे में हीगल ने जो आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि रूप प्रधान कला क्या होती है। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन बात करें कि क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपकी काव्य कला को सर्वोत्तम कला मानने वाला जो विद्वान था वो कौन था, वो कौन थे, हीगल। दूसरा, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाता है कि हीगल ने किस प्रकार की कला को या किस कला को या किस ललित कला को सर्वोत्तम माना था, तो वो कौन सी कला थी, काव्य कला। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि रूप प्रधान कला कौन कौन सी होती है, तो उसमें आती है आपकी चित्रकला, वास्तुकला, और आपकी दूसरी आती है कौन सी, मूर्ति कला। और अगर गति या गतिशील कला किसको कहा जाता है, तो वो आती है आपकी काव्य कला और दूसरी संगीत कला। ठीक, तो जरा इसको नोट करिए और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा समय यही समाप्त होता है और यहाँ तक हम चीजों को देख चुके हैं साहित्य में, और अभी इसका पार्ट अभी बचा हुआ है और इसको हम धीरे धीरे हम चीजों को आगे आपके सामने लेकर आएंगे। यहाँ आज हमने बात की थी किसके बारे में, हमने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र मतलब रसों के बारे में बात की थी। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 8 रसों का प्रतिपादन किसने किया था, भरत मुनि ने, कौन से ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में। या नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई तरीके से बनता है। जब आप यूथ या आप मतलब घटना चक्र या जो भी आपको प्रेफर कर रहे हैं अगर उसको आप उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है नाट्य शास्त्र से कि भरत मुनि ने किस रस को
रस नहीं माना था, तो उसका आंसर क्या आता है, जो शांत रस है उसको भरत मुनि ने क्या नहीं माना था, रस नहीं माना था। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है किसमें, एग्जाम में। तो चलिए मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत, अगर मेरी चीजें, आपको मेरा डेटा अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और मैं डे बाय डे आपके सामने हर दिन एक वीडियो लेकर आऊंगा। और जो वीडियो आपका सैद्धांतिक कला से शुरू होकर उसके बाद फिर आएगी आपकी भारतीय कला, उसके बाद फिर आएगी कौन सी, पाश्चात्य कला। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। आज 5 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर को मैं इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा कि भारतीय कला, चित्रकला की क्या विशेषता या भारतीय कला की विशेषता क्या रही है। तो उसके बाद रामायण से संबंधित चीज़ें क्या मिली हैं, महाभारत से संबंधित चीज़ें क्या मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें, कलाओं के बारे में आपके सामने लेकर आऊँगा। बने रहिए मेरे साथ, योगेश कुमार के साथ। यूट्यूब चैनल वाईएस राघव क्लासेस मतलब स्टडी पॉइंट पर आप वाईएस राघव क्लासेस से इसको क्या करिएगा, सर्च करिए। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, शब्बा खैर, आदाब, नमस्कार, जय हिंद।